Hello and welcome to Reportage. This is Danish bin Nabi. In today's episode of Reportage, we have with us Mr. Manoj Kumar Jha to talk about his recently released book, In the Praise of Coalition Politics, which is published by Speaking Tiger. सर, आपने जो फॉरवर्ड इसमें गोपाल कृष्ण गांधी जी ने लिखा है, तो कृपलानी जी का उसमें जिक्र किया है। और जब पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन नेहरू के खिलाफ आया था, ये लिखा है कि हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। जो अगर उसको आज के हम सांचे में देखें, जो आज की अपोजिशन है और जो अपोजिशन को बिल्कुल दीवार से लगाया जा रहा है, तो कितना डिफरेंस है दो पार्लियामेंट। देखिए बहुत डिफरेंस आ गया। मतलब ये कहना मुश्किल है। हमारी जो जर्नी शुरू हुई, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नेहरूवियन पार्लियामेंट अपोजिशन ऑलमोस्ट नील था, ऑलमोस्ट नील। बावजूद उसके रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में रिश्ता एडवर्सेरियल नहीं था, एनिमिटी का नहीं था, दुश्मनी का नहीं था। और नेहरू एक टावरिंग पर्सनालिटी थे, लेकिन ही हैड फॉर्मिडेबल चैलेंज फ्रॉम विद इन, अंदर से भी बाहर से भी। क्योंकि देखिए वो ड्रीमर लोग थे। आजादी मिली थी, आजादी एक कीमत पे मिली थी, दो हिस्से हो गए थे इस मुल्क के। तो उस दौर में भी आ, एक जो प्रतिपक्ष का काम है, अपोजिशन का काम है सवाल पूछना। अपोजिशन अगर सवाल ना पूछे तो वो डेमोक्रेसी का पूरा एक जो आउटलाइन है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, अगर आप इसका डेडिकेशन देखेंगे कि मैंने डेडिकेट किसको किया है, तो बहुत दिन मैं संघर्ष करता रहा। मैंने लिखा कि टू द इंडियन इलेक्टोरेट, ऑलवेज लर्निंग, ऑलवेज डिबेटिंग, इन द होप दैट यू कंटिन्यू टू इलेक्ट गवर्नमेंट्स willing to deliver your rights and opposition capable of defending your freedom। ये जज्बा था उस दौर में, और ये फर्क आया है। क्योंकि कल ही अगर मैं कहूं कि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, पूरी डिबेट इस बात पे शिफ्ट हो गई कि इतने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। सवाल उसका नहीं है। यू नो, द टाइटल ऑफ द बुक इज कोलिशन पॉलिटिक्स। लेकिन अनिस, मैं एक चीज कहूंगा कि हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया is a coalition of people, different people, fundamentally different from each other in attitude, in temperament, in a sense of history, in what they call their culture, their dress, their preferences, their food. So India is coalition at multiple level। और यही विरासत जो थी, इसको हमारे फर्स्ट सेकंड पार्लियामेंट वाले लोग बेहतर समझते थे कंपेयर टू जहां हम आज पहुंच गए हैं। बहुत ही मेजॉरिटेरियन सोच हावी हो गई है, और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि आज कोई कृपलानी नहीं है, और कृपलानी और कोई नेहरू भी नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा था। और कृपलानी को जैसा व्यक्ति चाहिए था नेहरू के रूप में, आज वो भी नहीं। सर, बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस आपने किताब में यूज किया है स्टार्टिंग में। आप लिखते हैं, स्मॉल लिंक इन द ग्रेट चेन ऑफ हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस। आप खुद को एक छोटी सी कड़ी क्यों इस रेजिस्टेंस के ग्रेट चेन में समझते हैं, और जो आज का पार्लियामेंट है, कहां तक आप रेजिस्ट कर पा रहे हैं? देखिए, रेजिस्टेंस को अगर देखना होगा ना, इवन इफ यू राइट अ पोस्ट कार्ड अगेंस्ट समथिंग which you feel that doesn't go with the Indian ethos or Indian way of thinking, it's an act of resistance। Even if you do a wall writing, a graffiti, a poem which remains unpublished or published, वो भी एक एक्ट ऑफ रेसिस्टेंस है। तो जब मैं विश्वविद्यालय में था तो कई मौके ऐसे आते थे, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट, बीजेपी वाज नोवेयर, सबसे बड़ी पार्टी, सब कुछ। तो हम सड़कों पे आते थे। कई दफा हम और हमारे स्टूडेंट्स एक साथ प्रोटेस्ट में जाते थे। हाँ, एक फर्क जरूर आया है। उस वक्त में हमारे प्रतिरोध को, हमारे रेजिस्टेंस को एंटी नेशनल नहीं कहा जाता था, और इसलिए इस किताब में एक पूरा का पूरा चैप्टर एक छोटा सा लिखा है मैंने, गवर्नमेंट इज नॉट द नेशन। क्योंकि ये मूर्खता होती है, लेकिन ये मूर्खता बहुत लोगों के लिए गहना बन जाती है, अ काइंड ऑफ ऑर्नामेंट, जहां वो कंफ्यूज कर जाते हैं
कि दे आर नॉट द पार्टी इन पावर, दे आर द नेशन। तो वो जो सोच रहे हैं वही राष्ट्र सोच रहा है, ऐसा नहीं होता है। यू माइट हैव बीन वोटेड टू पावर, बट द नेशन इज मच बियॉन्ड योर पॉलिटिकल पार्टी और द पार्टी इन पावर। उस संदर्भ में अगर मैं देखता हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं एक छोटी कड़ी हूं। अगर मैं पीछे पलट के देखूं, पार्लियामेंट को मैं देखता था, पढ़ता था, देखा तो नहीं उन लोगों को। प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी, मैंने कई दफा उनका जिक्र किया है पार्लियामेंट के अंदर, भूपेश गुप्ता, पीलू मोदी, अलग अलग धाराओं के लोग थे, कोई लेफ्ट, कोई सेंटर, कोई माइल्ड राइट। लेकिन उस धारा की खूबी ये थी कि रेसिस्टेंस वाज सेलिब्रेटेड। आज रेसिस्टेंस इज डिनाइग्रेटेड, डेमोनाइज्ड। ये बहुत बड़ा एक फर्क आया है अगर मैं देखूं बीते वर्षों में। सर क्या आपको ये सुनने में कभी आपको मिला पाकिस्तान चले जाओ? हाँ बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक वाकया आया था। आर्टिकल 370 पे मैंने एक भाषण दिया था, और मैं बार बार ये कहता हूँ, आर्टिकल 370 अगर आप क्लोजली एनालाइज करें तो वो एक सिंबॉलिज्म में ही था। लेकिन एक एक पुल था, अ ब्रिज जिसको कहते हैं ना, ब्रिज काइंड ऑफ थिंग, वो पुल था, पानी के ऊपर था, कहीं पानी नहीं भी था। तो पानी और पुल का वो रिश्ता था, वो रिश्ता तोड़ दिया गया। खैर कोई बात नहीं, मैटर सब जुडिस भी है, उस पर कई चर्चा हुई। उस दिन मेरे भाषण को पड़ोस के एक दो देशों में वहां के टेलीविजन पे चला। अब ये इंटरनेट की दुनिया है, मैं पार्लियामेंट में बोल रहा हूं तो उसके बाद एक टेलीविजन चैनल ने इस बात से ऐतराज करते हुए कि इसका वीडियो वहां क्यों चला, देखो ये लोग हैं फलाना परस्त चिलाना परस्त, यू गो देयर। अब उसमें मेरा तो कोई वश नहीं था, मैं तो अपने देश और मेरी जो एसेंशियल एक चीज रही है, जो मैंने पहलगाम के बाद भी कहा, बहुत हैशटैग चले, कश्मीर हमारा, आपको थोड़ा सा करना था, कश्मीरी भी हमारा। ये कश्मीर को लैंडमास समझना, सिर्फ जमीन का टुकड़ा है, वादी है, इट्स अ ब्यूटी, बट यू व्हाट यू डू, यू मेक कश्मीर अपीयर एज इफ इट इज bereft of people with their aspiration, with their anxieties। उनकी जिंदगियां, उनके उनकी चुनौतियां, उनके अपने चैलेंजेस हैं। और यही सारी चीजें मैंने, और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, क्या कहूं, इस दौर में हम लोग जी रहे हैं, जयप्रकाश नारायण वाज वेरी क्लियर अबाउट कश्मीर। तो उन्होंने उनकी दो चिट्ठियां मैंने कोट की, एक जो उन्होंने नेहरू को लिखी थी और एक जो उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखी थी। और दोनों ही चिट्ठियों में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एक जो एसेंशियल आर्गुमेंट था जयप्रकाश जी का, लोकनायक जयप्रकाश जी का, दैट नो पीपल एंड टेरिटरी कैन बी मेड टू लव अ नेशन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। राइट? मैंने कहा पार्लियामेंट में कि अगर आज जेपी की वो चिट्ठी थोड़ा उसको पैराफ्रेज करके मैं अपने नाम छाप दूं, यू विल लिंच मी। टेलीविजन चैनल्स विल हैव डिबेट, दे विल आस्क मी टू गो टू पाकिस्तान। ये जो एक चीज हमने कर दी है ना, ये इसके लिए पीढ़ियां भुगतेंगी, जनरेशंस विल सफर। आई मीन, entire idea of go to Pakistan is actually a kind of surgical detachment with your own history, with your own memory। सर हम किताब पे वापस आते हैं। इस किताब में जो आपने एक बहुत एक मेरा एक जो एक दुविधा है उसको आपने आंसर कर दिया। आपने लिखा है अपॉलिटिकल के बारे में, हु आर दीज अपॉलिटिकल, एंड यू से कि ये अपॉलिटिकल नहीं है, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग द स्टेटस को। जो ये पैसू एक कम्प्लिसिटी है, ये आज का पॉलिटिकल कल्चर है, इसको कैसे शेप किए? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी। नहीं, ये बिल्कुल बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो बहुत दावे के साथ कहेगी कि आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, आई एम उनकी ओपनिंग लाइन यही होती है, आई एम अपॉलिटिकल, आई हैव नो एफिलिएशन। दीज आर द पीपल यू मस्ट वॉच। ये स्टेटस क्विस्ट होते हैं। अगर कोई कहे आई डोंट बिलीव इन कास्ट, हाउ सो? व्हाट हैव यू डन फॉर दैट? हैव यू चैलेंज्ड योर ओन प्रिविलेजेस? हैव यू एवर सीन वेयर यू कम फ्रॉम? आपके चॉइसेस क्या हैं?
the kind of choices you make. Politics is not about 5-year election for parliament or assembly. Politics is about your position on who gets where, when, how, why, how and why. If these questions don't bother you and push you to take a stand, that means you are fundamentally political but pro establishment, pro status quo, and if I stretch it little longer, you are pro inequality, pro anti justice. So I mean, these are all part These of are the the problem actually in the electoral years. exactly what I wish to say, that politics is not only about elections. Politics is about what kind of movies you are inclined to watch. What makes you that decision? Your choices are dictated by politics. So there is nothing called apolitical. And those who put this on their sleeves are the most political people, but of a very regressive kind, not of a progressive kind. Absolutely, I get your point. Now to the central theme of your book, which is the coalition politics. And you're right, जो 2024 का इलेक्शन है, it has actually given a responsibility to the opposition Indian bloc. आप क्यों ऐसा लिख रहे हैं किताब में कि जो coalition parties या coalition government है, वो बहुत ज़्यादा important है single party rule से? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ दानिश आपसे, इसको सेंट्रल आइडिया बनाने में मेरे पब्लिशर इज अ वेरी फाइन जेंटलमैन, रवि जी का भी थोड़ा हाथ है. वी स्टार्टेड इंटरैक्टिंग आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2024. वो ट्रिगर था उस दिशा में सोचने का, बट दैट वाज नॉट द सोल रीजन. सिंस माय स्टूडेंट डेज we had lots of coalition government. I realized one thing, that the very idea of coalition makes you take pro-people stance. Because there is a difference, fundamental difference between single-party majority rule and a coalition, single-party majority government and a coalition government. Different kind of pulls which operate on a coalition. These pulls should not be seen in a negative way. These pulls are, if you analyze our own history, they have resulted in, I mean, just look at right to information, right to education, and Manrega, and so many other things, including Mandal Commission. All these have been Under coalition. Single party majority, if I leave aside Nehruvian phase, which was the phase of a dreamer for India, rest of the single party majority government, particularly in last 12 years, if we leave aside 24 election, they mistook their legislative majority as a license for majoritarianism. And we need to differentiate between The two. the two. Second, which I, in a passing sense, I shared with you, India essentially is a coalition. And I always am of view that India is a nation still in the making. Sir, can you define this? Is a coalition India is a coalition? For instance, look at the states. Look at the history of each region. There are certain regions which have a very antithetical sense of history. For instance, Maratha and Odisha, if you go back into history. So, antithetical history at times, contradictory sense of belonging, or for that matter, different kinds of food, dress, great tradition, little tradition. If you combine India, I always believe that anybody who would, you remember Nehru said, India is palimpsest, that layer after layer, layer after layer, and no layer erases the past. So if you imagine India as an entity, it will be coalition at multiple levels: food, dress, history, culture, and societies, and our own attitude, temperament, religion. Within religion also many religions. I mean, that way I say that
because India is coalition in at multiple levels, at multiple layers. So when there is a coalition government, that is more sensitive about the diversity of India. Because when you say diversity, unity in diversity, diversity is not simply a word. Diversity again is at multiple levels. Coalition is generally respectful towards these ideas, which majoritarian rule or a single party majority, experience tells me not. सर इन योर बुक आपके जो अंदर प्रोफेसर एक छुपे हुए हैं बिल्कुल रिफ्लेक्ट आपकी राइटिंग और आपकी किताब में भी हो रहा है यू राइट अबाउट द सुलह कुल ऑफ अकबर and you also quote the Mughal Mansabdari system. How these two concepts from the Mughal have shaped India? If you have to travel back in history, what we do today, we evaluate rulers, kings, badshahs from present framework. Modern framework is entirely different, right? They were not elected people through EVM or through the ballot boxes. They were the kings. Hereditary, inheritance, these things mattered. But still we have some silver lights throughout history when they attempted to mend a kind of sore relationship with somebody. They wanted to build a bridge across communities in their own way. I repeat, in their own way. They were not modern rulers. They were not modern governments. So in medieval or pre-medieval times, whatever, there are certain instances. For in Sulh Kul, I mean, Akbar, when he saw this country, so much of diversity, he had to evolve something which touches the commonality of everyone. Sir, I must ask you this. You have read Nehruvian thought inside out. Do you think he was inspired by the Mughals and especially by Akbar? I tell you, Nehru, When especially it comes to secularism. I tell you, Nehru was inspired by the core essence of our history. And the core essence of our history has been of acceptance, accommodation, and assimilation. This Nehru understood much better. Second, I'll tell you, apart from Mughal history or pre-Mughal history, Sultanate history, people call it Rajput history, or let's go back to Ashoka times. I mean, Nehru actually could see a religion in a way that how religion acts as social formation, the foundation of social formation. And secondly, which I'm thinking of working on it. Two individuals in Indian leadership looked at Buddha from two different vantage points, but beautiful ones. Baba Sahib Bhimrao Ambedkar looked at Buddha as an emancipator for the idea of emancipation. Nehru looked at Buddha as bringing in compassion. And that's what I believe, together with his sense of history, palimpsest in discovery of India, and a way of looking at Buddha, that made him do things, experiment with certain ideas, which was very, very difficult in the wake of partition, because partition was not simply creation of tools, a partition of memory, partition of friendship, partition of relationships. Partition again was multiple levels. So in that kind of country, whatever experiments or Nehru could do, I think that laid the initial foundation of what we call the idea of India. Sir, in your life has been especially looking at two aspects of your life. One is the parliamentarian, second is the teaching post, which is the professor. And in the book, you write that politics and teaching go hand in hand. How does your teaching experience has helped you as a parliamentarian? I tell you, first of all, just behind you, there is a photograph of Paulo Freire. I got this photograph, very rare photograph. Paulo Freire, during my graduation, I read about him. Paulo Freire realized teaching. In fact, he has written two wonderful books. One is Pedagogy of the Oppressed, and second is Pedagogy of Hope
There are other Yes. work, but these two books I personally admire. He believed that teaching essentially is a process where the teacher and the so-called taught, they engage in a democratic dialogical relationship. This is something which I learned to do in a Freudian way. And I remember uh, people when say that uh, it's Manoj sir's class. I used to tell them that it's not my class, it's our class. And I'll tell you on very many issues, my students, by asking questions, they made me think afresh. They made me leave aside the inbox kind of system and go out of box. And this is what I learned. And that's why even in parliament, what makes me very happy, that even in this divided house, when I speak, I'm generally not shut down. I'm not generally ridiculed. And there is nothing special about me. But I learned how to convey my ideas, my thought on a given situation or a given issue. Classroom taught me that you can be civil at the same time. You can be civil and convey strong messages. And that's what I believe that my class also taught me, that there should be force in your argument and you should not go for the argument of force. And you apply the same rule in the past. Yeah, in the part. In the book, you have also mentioned about this concept of constitutional patriotism. Explain it for the viewer. I tell you, क्या है ये? क्या कौन? actually of in last 11-12 years, on every street there is a party, or there are certain individuals who would ask you for your certificate of patriotism. It emanates out of my earlier piece of writing, that government is not the nation. These are two different things. I love my nation, right? If I love my nation, I'll have to question my government. If I want my nation to always appear speaking against oppression anywhere, because Gandhi taught me this. Gandhi taught me to speak about Palestine. But today I find it bizarre, shocking, that my country stays away. They killed Gandhi. They killed Gandhi, but I'll tell you. Obviously, they would kill his ideas too. But I'll tell you, they'll have to take 100 births and rebirths. They can't His ideas? to kill Gandhi's ideas. It will come back. It will spring back. So in that sense, I said that the greatest patriot is one who loves his nation, and the one who loves his nation shall love the document which governs the framework, and that is Constitution. For me, no book, no religious book from any religion occupies a higher pedestal than the Constitution as a citizen of India. So who are you to ask me? मैं कितना पेट्रियट हूं, मतलब मैं कितना देशभक्त हूं? देशभक्ति स्लीव्स में नहीं रखी जाती है, दिल में रखी जाती है. तिरंगा जो लेके ये घूमते हैं ना, इनके दिल में तिरंगा नहीं होता. If you have the tricolor in your heart, you won't have to display it 24/7. But what has happened? It has resulted in exhibitionism. और उससे हमारा विरोध. पॉइंट वेल टेकन सर. आपकी जो ये पुस्तक है, इसमें आपने बहुत उर्दू में भी कुछ कपलेट्स लिखे हैं, और मैं ये वसीम बरेलवी साहब को भी आपने कोट किया है कि जो गवर्नमेंट आपको डेटा देती है सारा फर्ज्ड है, वो डेटा एक्यूरेट नहीं होता है. और आप लिखते हैं, वो वसीम बरेलवी को आप कोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं आप, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता. तो आप विथ ये डिग्निटी कैसे आप उनको क्वेश्चन कर पा रहे हैं ऑन देयर डिस्टॉर्शंस. इंटरेस्टिंगली उस दिन हाउस में पीएम भी थे, एचएम भी थे, सब थे. और एक व्यक्ति जो अब मैं कई जगह इस वाकये का नाम बताए बगैर, एक मिनिस्टर साहब थे जो अब फॉर्मर मिनिस्टर हो गए हैं. तो वो किसी आंकड़े को कहते हुए मैंने कहा कि देखिए क्या होता है ना, कि इतनी परेशानियां हैं
लेकिन आप क्या करोगे? थैंक यू मोदी जी लगा दोगे। इटरनली इन डेट। चाइना से आज दिक्कत है, टिकटॉक बैन करो, ये करो, कल को थोड़ा हुआ झूला झूलने वाला तो अब मास्टर स्ट्रोक है। उसी तरह अमेरिका वाला। तो मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि मुल्कों के बीच में रिश्ते ये पर्सनैलिटी सेंटर्ड नहीं होने चाहिए। मुल्कों के बीच में रिश्ते इतिहास के बीच में रिश्ते होते हैं, धाराओं के बीच में रिश्ते होते हैं। कई सारी जो नेशनल इंटरनेशनल चीज़ों को रखने के बाद मैंने ये शेर कहा तो वो साहब जो थे जो तभी मंत्री थे, अभी भूतपूर्व हैं, तो उन्होंने भी ताली पीट दी। ताली पीट दी तो उनको उनके पीछे बीजेपी के मेंबर ने कहा कि ये अटैक तो इधर है, ताली क्यों बजा दी है? तो फिर वो बाहर आए, उन्होंने कहा यार पता नहीं चलता, तुम मरवा दोगे तुम। खैर, उससे बेहतर मैं एक बात बताऊं, मैंने इनको भी बहुत कोट किया है, अपने हबीब जाली साहब को। अ, जैसे उनका वो मुझे बेहद पसंद आता है, दीप जिसका मोहल्ला ही में जले, वो जो चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। और ये मेरा मानना है दानिश कि पोएट्री इज अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, वेरी पावरफुल। अगर प्रोज को कोई चीज कहने के लिए दो पन्ने चाहिए, तो पोएट्री मैं समझता हूँ चंद शब्दों में, चंद अल्फाज में वो कन्वे कर देती है और इट हिट्स हार्ड। ये भी मैं कहूँ, इट हिट्स हार्ड। जैसे अगर मैं कहूँ फैज की, निसार में तेरी गलियों के वतन की जहां चली है रसूं, कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला निकले, तवाफ को निकले, नजर बचा के चले, जिस्मो जान चुरा के चले। इट्स ए स्ट्रेट अटैक on the kind of policies being framed, pursued, executed by the government, whereby you want an obedient citizen, not a questioning citizen. और यही What they want the obedience, Steve. I mean, everybody loves it. Majoritarian governments have a tendency. That's why I say coalitions are more accommodative about even about the idea of obedience and disobedience. And mark my words, an obedient student may not be the brightest student. An obedient citizen may not be the one who contributes to the evolution of what the nation is. Sir, one of the interesting things I found in your book are those two letters you have written to Gandhi and Mr. Nehru. So ये कैसे आपके मन में आया कि इनको चिट्ठी लिखनी चाहिए? Actually, only two we have picked up after discussion with my publisher Raviji. This genre I love. And again, for love for this genre comes from my admiration of Jawaharlal Nehru. He used to write lots of letters. And not only the leaders of that period, they were wonderful in expressing through letters. You read exchange of letters between Nehru and Subhas Babu, Nehru and Patel, even Shyama Prasad Mukherjee and Gandhi. So, credit to Mr. Modi, the Prime Minister of India. I'm telling you, wait for what I'm saying. The more he attacked the freedom movement or the leaders of some of the leaders of the freedom movement, I started reading them much more. Whether it is Ambedkar, Gandhi, Nehru, and then from 2014, because in 2014, a news magazine in the month of June, if I remember correctly, it had a cover. Can Nehru outlive Modi? And it pained me. In the election, Nehru, Modi ji and his party had defeated Congress, not Nehru. Because if Nehruvian, Gandhian, Ambedkarite thought are not there, India is not there. India is that is what we have learned. That is what history tells us. That is what has shaped our sense of constitutional morality and so on. So I started using this genre. I just gave you context.
Sir, I think you have many prior engagements also. I think we should end it here because we have already recording over half an hour. There are also chapters about Kashmir, Palestine, the governance system on the Ambedkar. And we will talk about those chapters Sure. on some. I just tell you, on Kashmir, I have been saying that it's very easy to say Kashmir is in, I mean, from Kashmir to Kanyakumari, India is one, fine. But in order to be one, you need to give these people a sense that this oneness is not seen from the cow belt, from the perspective of the cow belt. If you say Kashmir hamara hai, please, in the same way, it doesn't take much, say Kashmiri bhi hamare hai. On this positive note, let me end this interview here and let me hold your book once again for the viewers so that buy it, read it, and understand about what India really is. Pleasure talking to us. Thank you. Thank you, sir. Please subscribe to our channel Reportage and press the bell icon to remain updated.